वेलकम बैक। हम लोगों को आज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ना है, आज से शुरू करना है इनफैक्ट। और ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ये उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी, लगभग बिहार, झारखंड, लगभग सभी मुख्य हिंदी भाषी परीक्षाओं के मुख्य परीक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन प्री में भी बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, उस हिसाब से लेकर के इसको चला जाएगा। एसआरएस शुरू करने के पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुख्य परीक्षा के लिहाज से इसके टॉपिक का नेम नंबरिंग हम लोग कर लें और आप उसे नोट कर लें, ताकि जब मुख्य परीक्षा के लिए आपको तैयारी करना हो तो उसमें आपको लाइन ऑफ एक्शन अपनी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम करने में कोई दिक्कत ना हो। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ये जो अब मैं लिख रहा हूं मेंस के टॉपिक, ये सबसे महत्वपूर्ण से कम महत्वपूर्ण की तरफ मैं लिखूंगा। व्यादेश, इंजंक्शन, संपत्ति का प्रत्युद्धरण। प्रत्युद्धरण का मतलब है रिकवरी, अभी देखा जाएगा। संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन। अब इसमें दोनों पार्ट है, एक जिनका पालन हो सकता है और जिनका पालन नहीं हो सकता है। घोषणात्मक डिक्री, ये चार अति महत्वपूर्ण है, यानी ये चार तो आपको तैयार करना ही है। एसआरए के प्रश्न में या एसआरए का जो पोर्शन पूछा जाएगा उसमें से ये जरूर आपको एक प्रश्न इनसे जरूर मिलेगा, हो सकता है दोनों मिल जाए। और इसके बाद अब आप देखिए, लिखतों का रद्दकरण, कैंसिलेशन। फिर छठवां, संविदाओं का विखंडन है। सातवां, लिखतों की परिशुद्धि है। अभी ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। अब एक बात ये ध्यान में रखना है कि ये अपने इम्पोर्टेंस के अधिमानी क्रम में है, यानी महत्वपूर्ण होने का ये अधिमानी क्रम है। और इन सब से 2018 के महत्वपूर्ण संशोधन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में 2018 में बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। तो मुख्यतः धारा 20 में वो संशोधन है और अनुसूची जोड़ी गई है। उसके अलावा 20 का इत्यादि में कुछ एक्स्ट्रा 20A है, 20B है, 20C है, कुछ अलग से प्रोसीजरल पार्ट जोड़ा गया है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार की मुख्य परीक्षा के लिए।
ये वाला पोर्शन बिहार की मुख्य परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत, बाकी ये सभी के लिए। तो इस लिहाज से आप चलेंगे, ये आपका हायरार्कियल ऑर्डर है, यानी कि ये अधिमानी क्रम है जिस हिसाब से मुख्य परीक्षा में आपको इनके संबंधित टॉपिक्स को तैयार करना है। हम लोग लिखेंगे, मैं आपको लिखवाऊंगा। व्यादेश संपत्ति का प्रत्युद्धरण, संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लेरेटरी डिक्री, घोषणात्मक डिक्री, लिखतों का रद्दकरण, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, संविदाओं का विखंडन, रेटिफिकेशन, लिखतों के परिशुद्धि को रेटिफिकेशन कहेंगे, विखंडन को रिसीशन, रिसाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये इतनी टॉपिक्स हैं जो कि मुख्य परीक्षा के लिहाज से हमको ध्यान में रखना होगा। मैं चाहता हूं कि जरा आप इंडेक्स पर जाएं। अपने बेयरेट के इंडेक्स पर जब आप जाएंगे, अब मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं, SRA लिख देता हूं। तो आप देखेंगे कि इंडेक्स का जो डिवीजन है वो भाग 1 है, भाग 2 है और भाग 3 है। देख लीजिए आप, 3 पार्ट में आपका पूरा एक्ट डिवाइडेड है, जिसमें अगर आप ध्यान दें तो जो भाग 1 है ये प्रारंभिकी है, प्रीलिमिनरी पोर्शन है, यानी ये बेसिक बातें कुछ बताता होगा। भाग 2 जो है वो विनिर्दिष्ट अनुतोष है, स्पेसिफिक रिलीफ है। और भाग 3 जो है वो निवारक अनुतोष है। अगर आप देखें तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट प्रीलिमिनरी पोर्शन है, प्रारंभिकी है, जिसमें आप देखेंगे कि लागू कहाँ हो रहा है, परिभाषा क्या है, धारा 4 है जिसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों के संबंध में बात की गई है, सेविंग क्लॉज है, वो सारी बातें हैं। दूसरा पार्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का है, स्पेसिफिक रिलीफ का है, और तीसरा भाग निवारक अनुतोष का है। तो अगर सिर्फ इसी डिवीजन के आधार पर मैं आपसे कहूं कि जो विनिर्दिष्ट अनुतोष है, यानी जो नेम ऑफ द कोड है, जो विनिर्दिष्ट अनुतोष है वो 2 प्रकार का है। एक जो विनिर्दिष्ट अनुतोष है खुद, जिसको विनिर्दिष्ट अनुतोष कहा गया है, और दूसरा जो निवारक अनुतोष है। भाग 3 में है, ये भाग 2 में है। अगर आप विनिर्दिष्ट अनुतोष में देखेंगे तो प्रत्युद्धरण है, फिर विनिर्दिष्ट पालन है। देखते चलिए आप, विनिर्दिष्ट पालन के बाद आप देखिए परिशुद्धि है, फिर उसके बाद विखंडन है, फिर उसके बाद रद्दकरण है, और फिर उसके बाद घोषणात्मक उपचार है, डिक्री है। और निवारक अनुतोष में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है,
पूरा ही चैप्टर निवारक अनुतोष के संबंध में सिद्धांतों को बताता है और वो ये बताता है कि निवारक अनुतोष कैसे प्राप्त किए जाएंगे, कहाँ से प्रदान किए जाएंगे, इत्यादि इत्यादि बात। अब मैं चाहता हूं कि हम दो बातों पर गौर करें। एक बात तो ये है कि इस विधि का नाम ही है विनिर्दिष्ट और ये है अनुतोष। इसको स्पेसिफिक कहा गया और उसको रिलीफ कहा गया। अब पहला प्रश्न तो यह है कि इसमें विनिर्दिष्ट क्या है, स्पेसिफिक क्या है, क्यों ये विधि विनिर्दिष्टता की बात करती है, स्पेसिफिकनेस की बात क्यों करती है, क्या है विशिष्टता इसमें, एक बात। और दूसरी बात यह है कि अनुतोष ये कह रही है, इसका मतलब है कि इस विधि में जो कुछ भी उपचार मिल रहा है वो रिलीफ है। तो जैसे ही हम नाम के हिसाब से ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तुरंत हमारे दिमाग में ये बात भी आती है कि क्या इसका मतलब कोई अन्य विधि अनुतोष प्रदान नहीं करती है, कोई अन्य विधि जो हमको अधिकारों का समायोजन हमारा करती है या हमारे अधिकारों को एडजस्ट करती है, क्या वो हमको अनुतोष प्रदान नहीं करती है? ये दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग जवाब दीजिए इसका। जितना अनुतोष है उसमें से जो सबसे आसान है दो वो ले लेते हैं। आसान ऐसे नहीं है, चूंकि आपने अभी भी पढ़ा है, टीपीए पढ़ा है और संविदा विधि से परिचित हैं आप, तो दो हम ले लेते हैं। दो अनुतोष लेते हैं समझने के लिए विशिष्ट क्या है। कब्जे का प्रत्युद्धरण। प्रत्युद्धरण का मतलब होता है रिकवरी, रिकवरी का मतलब होता है वापस लेना, यानी कब्जे का वापस लेना। अगर आप देखें तो यहां मैं लिख देता हूं, इधर कब्जे का प्रत्युद्धरण ऐसे कर देता हूं। ये दो प्रकार का है, अचल संपत्ति, अचल संपत्ति धारा 5 और 6, चल संपत्ति धारा 7 और 8। तो मैं चाहता हूं कि बहुत आसान रूप में आप धारा 5 और धारा 7 पढ़ लीजिए। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। बेयर एक्ट आज नहीं अपलोड हो पाया है, कल अपलोड हो जाएगा, तो कल बेयर एक्ट आपको स्क्रीन पर मिलेगा। आप धारा 5 और 7 पढ़िए जरा। अगर आप धारा 5 और 7 पढ़ेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि कब्जे की रिकवरी के लिए सूट फाइल करने का अधिकार दिया गया है। यानी धारा 5 में पढ़ूं तो विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार कोई भी व्यक्ति सीपीसी में उबंधित रीति से उसे प्रत्युद्धरित कर सकेगा, यानी रिकवर कर सकेगा। और फिर धारा 7 पढ़ूं तो विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के हकदार कोई व्यक्ति प्रत्युद्धरण, यानी रिकवरी ऑफ पोजेशन की बात हो रही है धारा 5 और 7 में।
एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने बैरेक्ट के धारा, यहां देखिए, संविदाओं का विखंडन, धारा 27 से 30, सिर्फ मार्जिनल नोट देख लेंगे बस। धारा 27 से 30 संविदाओं का विखंडन। अब मेरा प्रश्न ये है कि संपत्ति के अंतरण से संबंधित सारा लॉ टीपीए में है। संपत्ति के दिए जाने, संपत्ति के कितने प्रकार से दिए जाने, संपत्ति क्या होती है, वो सारी बात टीपीए में लिखा गया है। हमने पढ़ा है, आप जानते हैं। और इसी तरीके से संविदा विधि में संविदा से संबंधित सारी बात है। संविदा कब होगी, करार संविदा कब बनेगा, करार ही कब बनेगा, संविदा का पालन होगा, संविदा का भंग होगा, विशिष्ट संविदा भी दिया आपने पढ़ा है, 124, 25, 26, 28, 148 सब पढ़ा है। अब मेरा प्रश्न है कि अचल संपत्ति या चल संपत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण एसआरए में क्यों दिया गया है? एक बात। दूसरी बात, संविदाओं का विखंडन भी एसआरए में क्यों दिया गया है? क्या कारण है दिए जाने का? इसका हम सिर्फ एक कारण बता सकते हैं। वो कारण ये है, हो सकता है, मतलब सोचें अगर तो, किसी भी अन्य विधि में उपबंध नहीं है, यानी कि इन दोनों के संबंध में किसी भी अन्य विधि में चूंकि कोई उपबंध नहीं है, इसलिए इसे एसआरए में दिया गया है। आपको इस प्रश्न का जवाब देना है कि क्या ये सही है, क्या हम जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो सत्य है। यानी हम ये कह रहे हैं कि संपत्ति के कब्जे का रिकवरी ना तो टीपीए में और ना ही किसी अन्य विधि में दी गई। हमने ये निष्कर्ष क्यों निकाला है? क्योंकि एसआरए में ये चीज दी गई है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में ये बात दी गई है। दूसरी बात, धारा 27 से 30 संविदा का विखंडन अगर दिया गया है तो हम ये कह रहे हैं कि संविदा विधि में संविदाओं के विखंडन की विधि नहीं है। और हमारा सिंपल सा लॉजिक ये है कि एक ही नियम दो विधियों में नहीं दिया जा सकता या नहीं दिया जाता। यही कारण है कि ये जो उपचार है वो किसी अन्य विधि में नहीं है। और ये दोनों तो मैंने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि ये आसान है, आपने पढ़ा है इसलिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर जो भी उपचार दिया गया है वो किसी अन्य विधि में नहीं है, नॉट एट ऑल।
हमारा सिर्फ सिंपल लॉजिक यही है कि चूंकि एक ही बात या एक ही सिद्धांत दो या अधिक विधियों में नहीं दिए जा सकते, कनेक्शन हो सकता है, संबंध हो सकता है, इंटरलिंकिंग हो सकती है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि वहां भी दिया हो यहां भी दिया हो, रिपीटिशन हो। ये ड्राफ्टिंग यानी लेजिस्लेशन के ड्राफ्टिंग के डिसिप्लिन का ब्रीच हो जाएगा अगर हम एक ही लॉ दो जगह दे देंगे। लॉ देने में बुराई नहीं है, लिंकिंग हो सकता है, लेकिन रिपीटिशन नहीं हो सकता कि वहां भी दिया हो और यहां भी दिया हो। इसलिए आप मुझे ये उत्तर देंगे कि संविदा का विखंडन की जो विधि है वो संविदा में नहीं है, और संपत्ति के रिकवरी की जो विधि यहां 5 से 8 तक में लिखी गई है, ये भी ना तो टीपीए में है और ना किसी अन्य विधि में। बताइए, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? कैन वी से सो? क्या हम ये कह सकते हैं कि एसआरए में जो भी लॉ दिया गया है वो किसी अन्य विधि में नहीं है? जैसे संविदा विधि से आप परिचित होंगे, मैं आपसे कह रहा हूं संविदा का विखंडन संविदा विधि में नहीं है। सामान्य बात है, तभी वो यहां है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट में यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में विखंडन कहीं नहीं है? दीपक ने, कशिश ने लिखा है जी सर कह सकते हैं, और दीपक ने लिखा है 62 और 64। इसके आगे धारा भी लिख देते तो मैं बहुत खुश हो जाता। 62 और 64 से मैं क्या समझूं, या मैं इसे 6264 समझ लूं, ये पता नहीं लग रहा है। दीपक कह रहे हैं 62 64, फिर उसके बाद लिखा है। अब क्या है क्या नहीं है? अक्षिता भी कह रही 62 और 64 में। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो 64 है वो विखंडन का प्रभाव है, वो विखंडन नहीं है। देख लीजिए आप, धारा 64 और 65 में विखंडन का प्रभाव है। फिर इन्हों लोगों ने लिखा धारा 62। धारा 62 जो है, ये प्रशांत लिख रहे हैं नवीन विखंडन है। ये ध्यान रखना है, आप पढ़ लीजिएगा आज जाकर के, ठीक है। मैं लिख रहा हूं
धारा 62 में द्विपक्षीय विखंडन है, यानी बाइलेटरल रिसीशन। अगर आपको धारा 62 और 63 याद हो तो आपको ये याद होगा कि उसमें लिखा गया है जब संविदा के दोनों पक्षकार, यानी अगर कोई एक व्यक्ति विखंडन करना चाहता है तो वो 62 में नहीं दे सकता, वो दो पक्षकार से होगा। ये चीज ध्यान रखना होगा हमेशा। मनोज कुमार कह रहे हैं कि सर जी विखंडन संविदा में विखंडन का तरीका नहीं दिया गया। अब मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, संविदा में पढ़ेंगे हम लोग। अगर मैं आपसे पूछूं कि शून्य करणीय संविदा क्या होती है, ये क्या है, इसकी परिभाषा कहां दी गई है, क्या कहेंगे? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वेयर दिस डिफाइन, ये कहां डिफाइन? धारा 66 में है शून्यकरणीय संविदा की रीति, तो कुछ और है रुचि। पहले तुम बताओ शून्यकरणीय संविदा कहां है, परिभाषा ये कहां है, ये याद होना चाहिए। 2I, ठीक है, ठीक, ठीक है। अगर शून्यकरणीय संविदा की परिभाषा 2I में है तो वो ये कहती है एक पक्षकार के विकल्प पर प्रवर्तनीय, ये जो करार होता है इसे शून्यकरणीय संविदा कहते हैं। और बीच में किसी ने 19 और 19 का लिखा था, अगर आप देखें तो 19 पैरा 1 और 2 तथा 19 का ये विखंडन का अधिकार देती है। और विखंडन का अधिकार मिलने पर जो फायदा वापस करना है, जो फायदा वापस करने से संबंधित विधि है, वो 64 और 65 में है। ये हम लोग बाद में देखेंगे जब हम संविदा पढ़ेंगे तो। हम लोगों ने जब संविदा पढ़ा था तो ये सब देखा था, ये हम जानते हैं। सॉरी। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि 2I में शून्यकरणीय संविदा की परिभाषा है, 1919 का में विखंडन का अधिकार दिया गया है, प्रोसीजर दिया गया है, अभी अभी 68 कहा, 66 कहा, जो भी रुचि ने कहा। और चौसठ और 65 में विखंडन के पश्चात फायदा वापस करने की सिद्धांत दिया गया है, या फायदा वापस करने के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। अब ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। अगर हम संविदा का विखंडन देखें एक पक्षीय, यानी जब एक ही पक्षकार को विखंडन करना हो तो या तो वो 19 होगा या 19 का होगा सेक्शन।
और अगर वो द्विपक्षीय है यानी अगर वो बायलैटरल है तो सेक्शन 62 होगा। और अगर आप ये ध्यान दीजिए इन दोनों में वाद संस्थित करना नहीं लिखा गया, यानी ये सूचना के द्वारा होता है और ये सहमति के द्वारा होता है। आप जानते हैं शून्य करणीय संविदा धारा 1919 का के अनुसार सहमति के स्वतंत्र ना होने पर विकल्प का प्रवर्तनीय का ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी सहमति प्रपीड़न असम्यक असर कपट के द्वारा कारित हो जाती है। वो चाहे तो प्रवर्तन करावे चाहे तो मना कर दे। इसी तरह असम्यक असर वाला 19 का में है। लेकिन जब दोनों पक्षकार सहमत हो जाते हैं तब वो धारा 62 में है। और यहाँ पर इस तीनों चारों लॉ में सूट फाइल करने के लिए मना किया गया है, जबकि सेक्शन 27 से 30 जब आप पढ़ेंगे तो ये बाई फाइलिंग ए सूट ही होता है। मैं चाहता हूं कि आप धारा 27 पढ़ लीजिए, सिर्फ पहली लाइन उसकी। ये बात कंफर्म करने के लिए कि जब धारा 27 में हम विखंडन मांगते हैं अंडर एसआरए तो सूट फाइल करके ही किया जाता है। आप देख लीजिए 27 पहला पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं। किसी संविदा में हितबद्ध कोई व्यक्ति इसे विखंडित कराने के लिए वाद ला सकेगा और ऐसा विखंडन न्यायालय द्वारा निम्नलिखित किसी भी दशा में न्याय निर्णीत किया जा सकेगा। मैंने जो आपसे कहा था सूट फाइल करना अनिवार्य है, जबकि धारा 19 में धारा 19 का में सूट नहीं फाइल करेंगे, 62 में भी सूट फाइल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो सेक्शन 27 से लेकर के 30 एसआरए में विखंडन है, एसआरए में विखंडन है यानी रिसीशन का जो लॉ है, ये वाद संस्थित करके ही होता है। और चूंकि ये वाद संस्थित करके ही होता है, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि बाकी किसी विधि में ये बात नहीं है। देख लीजिए, ना ये कॉन्ट्रैक्ट में है किसी भी प्रोविजन में, ना किसी अन्य विधि में है, ये सिर्फ एसआरए में है। तो ये बात प्रूफ हो गई। अब दूसरी बात जरा देखिए, द सेकेंड वन। मैं आपसे ये कह रहा हूं कब्जे का प्रत्युद्धरण, यानी इसका मतलब है कब्जे से बेदखल किए जाने पर कब्जा वापस लेना, टू रिकवर द पोजेशन। ध्यान क्या देना है कि ये रिकवरी ऑफ पोजेशन का मतलब है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं ये टीपीए या अन्य विधि में नहीं है, नॉट एट ऑल। जैसे अगर मैं आपसे एक पूछूं कि अंतरण किए जाने पर कब्जा भी देना होता है
ये कहां है? टीपीए की बात है? कौन सा सेक्शन बताएंगे? या आप ये भी बता सकते हैं कि कब्जा दिया ही नहीं जाता। आपको ये बताना है कि अगर ट्रांसफर हुआ तब कब्जा भी दे दिया जाता है। या अगर दूसरी बात कहें, दूसरे तरीके से कहें, तो हम ये कह सकते हैं कि कब्जा चला जाता है। कौन सा सेक्शन यहां पर कोट कर सकते हैं आप? धारा 8, बिल्कुल ठीक है। प्रशांत ने कहा धारा 8, सेक्शन 8, ठीक है, ठीक है, आपको मालूम है। अब देखिए ध्यान से, दीपक ने धारा 5 लिखा है, गलत है वो, धारा 8। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि धारा 5 से लेकर के 8 तक में देख लीजिए, धारा 5 से लेकर के 8 तक में देख लीजिए, बेदखल किए जाने पर वापस लेने की विधि है। आफ्टर डिस्पोजेशन टू रिकवर द प्रॉपर्टी गिवन इन सेक्शन 5 to 8, कशिश लिख रही है 19 और 21। इन्होंने लिखा, देखिए ऐसे आंसर दिया है, ये देखिए ऐसे 19 और डैश लगा करके यहां 21। अब इसके आगे ना सेक्शन है ना टीपीए है, मैं क्या समझूं क्या नहीं। और वैसे भी उत्तर गलत है, 0 -1, 0 तो उत्तर होने पे -1 नंबर और कटा जो गलत लिखा आपने। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। कब्जे से बेदखल किए जाने पर कब्जा वापस लेने का जो विधि है वो धारा 8 में नहीं है। ये विधि हमको एसआरए में ही प्राप्त होती है। देख लीजिए फिर से हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये और कहीं नहीं है, ये और कहीं नहीं है। अब देखिए, अभी अभी आपने रजिस्ट्रेशन पढ़ा है। रजिस्ट्रेशन एक्ट में, रजिस्ट्रीकरण विधि में जो पूरा रजिस्ट्रीकरण विधि है, ये 2 शब्दों के ऊपर घूमता है, सेंट्रलाइज्ड है। एक दस्तावेज और दूसरा लिखत। इंग्लिश में डॉक्यूमेंट और इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट। और मैंने आपको बताया था कि धारा 17 और 18 में ये दोनों एक दूसरे के अर्थों में प्रयोग किए गए, इसी को आप रजिस्टर्ड करवाते हैं। लेकिन और यही बात टीपीए में भी लिखा है कि अगर आप अंतरण करते हैं 100 रुपए या उससे ऊपर का कोई संपत्ति की वैल्यू है तो आपको उसे अंतरित करने के लिए रजिस्ट्रेशन उसका कराना आपको जरूरी है। ये आप लिखते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो दस्तावेज है या लिखत है, इसकी परिशुद्धि, परिशुद्धि का मतलब होता है कुछ अगर गलती हो गया तो सुधारना। देख लीजिए, परिशुद्धि है आपका धारा 26 इशारे में, और इसका रद्दकरण कैंसिलिएशन ये धारा 31, 32, 33 में।
यानी कि पूरा रजिस्ट्रेशन एक्ट इसके रजिस्ट्रेशन पर इसका अर्थ बताता है। दस्तावेज की परिभाषा एविडेंस एक्ट में दी गई है। दस्तावेज कैसे साबित होगा ये दिया गया है। दस्तावेज में अगर कोई गलती हो जाए तो आप मौखिक से साबित करेंगे या दस्तावेजी से साबित करेंगे, ये दिया है 99 से 93 में। दस्तावेज की शर्त लिख ली गई, उस शर्त को बदलने के लिए आप मौखिक साक्ष्य देंगे या नहीं, 91 और 92 में, इत्यादि इत्यादि, ये सारी बात लिखी है। लेकिन जो गलती हो गई उसको सुधारने के लिए लॉ नहीं है, वो एसआरए में है। या अगर गलती सुधर नहीं सकती तो उस पूरे दस्तावेज से ही पूरे दस्तावेज को रद्द करा दिया जाए। उसी से ये लॉ नहीं दिया गया, ये लॉ नहीं दिया गया। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं पूरा रजिस्ट्रेशन एक्ट दस्तावेज की रजिस्ट्री बताता है या लिखत की रजिस्ट्री बताता है। पूरा टीपीए ट्रांजैक्शन लिखत में किया जाएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, ये बताता है। पूरा एविडेंस दस्तावेज की परिभाषा, उसके साबित किए जाने पर कब कोई गलती होती है, शर्तों को बदलेंगे नहीं, वो सब बताता है। लेकिन ये नहीं बताता है कि गलती हो जाए तो सुधारेंगे कि नहीं, और अगर गलती हो जाए तो क्या उसे हम रद्द कर देंगे या नहीं, ये नहीं बताता है। और मैं आपसे कह रहा हूं ये सिर्फ बताता है एसआरए। एसआरए देख लीजिए, फिर से वो बात प्रूफ हो गई। अब देखिए, आइए जरा आप आइए। दीपक लिख रहे हैं सर, शब्द हस्तांतरण से कब्जा नहीं जाता है। ठीक है, बाद में देख लेंगे। हस्तांतरण से नहीं जाता, धारा 8 से जोड़ेंगे, बहुत सारी लाभ मिलाएंगे, ठीक है। जो मैं बताना चाहता हूं उसको जरा आप देखिए। मैं आपसे कह रहा हूं संविदा का विनिर्दिष्ट पालन, यानी कि अगर आप धारा 10 पे आवें और धारा 14 पे आवें, मुख्य तौर पर वो पूरा चैप्टर ही है धारा 25 तक, 9 से शुरू हुआ है 25 तक, अध्याय 2, मेरे ख्याल से धारा 9 से लेकर के धारा 25। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये लॉ संविदा विधि में नहीं है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि संविदाओं का जो विनिर्दिष्ट पालन है ये संविदा विधि में नहीं है। इसको सोचिए जरा आप लोग, ये सोचिए कि क्या कहीं संविदा विधि में ये लिखा है कि संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किया जा सकेगा? सोच करके जरा आप जवाब दीजिए। आप बताइए मुझे कि क्या ऐसा है? क्या संविदा विधि में
ऐसा कोई प्रोविजन है जो संविदा के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को बताता है या उससे संबंधित सिद्धांत को बताता है? अगर आप देखेंगे, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट आप देख लीजिएगा, यहां लिखता हूं मैं, नहीं सर। अगर आप धारा 37 देखें संविदा नियम की और उसके ऊपर का चैप्टर देखें, आज जाके देख लीजिएगा, तो वहां लिखा है संविदाओं का पालन। ठीक है, प्रशांत पांडे ने कहा है, यही बात मैं कह रहा हूं। अंकित जायसवाल भी लिख रहे हैं। और मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि जो आपने अभी कोट किया है, चैप्टर 4 कोट किया है 37 से, ये सिर्फ पालन है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं है। इसका मतलब मेरी बात फिर से प्रूफ हो गई कि ये प्रोविजन कहीं और नहीं है। ये प्रोविजन जब संविदा में नहीं है तो किसी अन्य विधि में नहीं होगा, ये बात तो कन्फर्म है। अब देख लीजिए, सिर्फ 2 बचा है, हमारे 2 अनुतोष हैं जो बचे हैं। पहला जो बचा हुआ अनुतोष है वो है धारा 34 और 35, घोषणात्मक डिक्री, जो नाम से ही स्पष्ट है। मैं चाहता हूं धारा 34 एक बार पढ़ें आप लोग। रीड सेक्शन 24 वंस ओनली। अगर आप धारा 34 पढ़ेंगे तो लिखा गया है, न्यायालय घोषणा कर सकेगा। देखिए, द कोर्ट में डिक्लेयर, यानी कि जो धारा 34 और 35 में अनुतोष है वो डिक्लेरेशन का अनुतोष है। यानी यहां न्यायालय कोई राइट दिलवा नहीं रहा है, यहां कोई राइट छीन नहीं रहा है, यहां कोई राइट एडजस्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, डिक्लेरेशन। और आप मुझे कोई एक विधि बता दीजिए जिसमें घोषणा करने का पावर दिया गया हो न्यायालय को। नॉट एट ऑल, कहीं पर नहीं है। कहीं पर नहीं। जहां पर आपको वो प्रोविजन मुझे बताना है जिसमें आप ये बता सकें, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट, आईपीसी, न्यास, संविधान। संविधान खैर दूसरी बात हो जाती है। फिर से मेरी बात प्रूफ हो गई। नहीं है, किसी अन्य विधि में ये रूल नहीं है, किसी भी अन्य विधि में ये उपचार नहीं है। और अब अंतिम में, अंत, लास्टली भाग 3, जरा ध्यान दीजिएगा आप, जरा आप, मैं चाहता हूं सेक्शन 38 पढ़िए। रीड सेक्शन 38, धारा 38।
श्वेता ने पूछा सर एसआरए का 2006 का बेरेट चलेगा क्या? श्वेता 2018 में अमेंडमेंट हो गया है, चल जाएगा अगर अमेंडमेंट तुम्हारे पास हो तो अभी जो बेयर एक्ट है वो ध्यान रखिएगा, जो उसमें अमेंडमेंट होगा वो मैं बताता चलूंगा और नोट कर लेना। वो हमारे पास जो यहाँ बेयर एक्ट होगा मेरे ख्याल से वो नया होना चाहिए, तो आपका काम चल जाएगा, आप उसके लिए परेशान ना हो। धारा 38 ये कह रहा है, देख लीजिए लिखा है, बाध्यता के भंग के निवारण के लिए दिया जाता है। बाध्यता के भंग के निवारण के लिए अनुतोष दिया जाएगा, उसको निवारक अनुतोष कहेंगे। बाध्यता की डिफिनीशन दी गई है, अगर आप डिफिनीशन पोर्शन में चले जाएंगे तो जरा पहला डिफिनीशन पढ़ लीजिए 2A। देखिए बाध्यता का मतलब क्या है? विधि द्वारा प्रवर्तनीय कोई कर्तव्य, यानी ऐसा कोई भी कर्तव्य जिसका प्रवर्तन विधि करवाती है उसको बाध्यता कहते हैं। और अगर उस बाध्यता का कोई भी व्यक्ति भंग करता है तो उसके निवारण के लिए जो अनुतोष लाया जाता है उसे एसआरए का भाग 3 निवारक अनुतोष कहता है। समझ लीजिए आप, बाध्यता का तात्पर्य धारा 2A के अनुसार विधि द्वारा प्रवर्तनीय कोई कर्तव्य है और इसके निवारण के लिए जो अनुतोष है वो निवारक अनुतोष है। यानी विधि द्वारा प्रवर्तनीय किसी कर्तव्य के भंग के निवारण का मतलब रोकने के लिए अगर कोई अनुतोष दिया जाएगा तो वो निवारक होगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसका कोई उदाहरण बताइए आप लोग। विधि द्वारा प्रवर्तनीय कोई कर्तव्य, ऐसी कोई ड्यूटी या कर्तव्य बताइए जो कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, यानी जिसका प्रवर्तन विधि द्वारा, ड्यूटी बताना है, कर्तव्य जिसको विधि द्वारा डाला गया हो किसी भी व्यक्ति के ऊपर। सोचिए, ऐसी कोई ड्यूटी आपको बताना है जो विधि द्वारा किसी भी व्यक्ति के ऊपर डाली गई हो, क्योंकि तब हम लोग देख लेंगे कि वो ड्यूटी भंग नहीं करेगा। उसको रोकने के लिए मयंक ने कहा है धारा 145 सीआरपीसी इंजंक्शन बाय मजिस्ट्रेट। तो कर्तव्य क्या है? तुम तो बता रहे हो इंजंक्शन का, आपने ये बताया है कि देखिए कई लोगों ने बताया है, अक्षिता कह रही है 51A। अब देखिए संविधान पे चलेगी सीधे सीधे, क्या 51A प्रवर्तनीय है विधि द्वारा? अक्षिता ध्यान दो। साधना ने लिखा है सेक्शन 43 सीपीसी। बाध्यता है कर्तव्य का पालन करना है। राहुल भाटी ने लिखा है वियरिंग सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग ए कार। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
लेकिन सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है रोहित ने, संविदा पालन करने का कर्तव्य। बहुत अच्छा ये उदाहरण है। धारा 188 आईपीसी में लोक सेवक के आदेश को मानना, इसके पहले जरा जो आप लोग उदाहरण दे रहे हैं, इस उदाहरण को सिर्फ अगर मैं आपसे कहूं, अभी इस पर कोई वो ना कीजिएगा, जिसको कहते हैं आगे ना सोचिएगा। अभी सिर्फ आपको क्या सोचना है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप सिर्फ सिविल लॉ का उदाहरण दीजिए, इसलिए कि एसआरए सिर्फ सिविल लॉ के ऊपर अप्लाई होती है, क्रिमिनल लॉ के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। तो जो सीट बेल्ट ना पहनना है, या 43 सीआरपीसी है, या आईपीसी है, या 145 इंजंक्शन है, उससे एसआरए का कोई संबंध नहीं है। बहुत आसान। अगर मैं आपसे कहूं लोक पब्लिक ड्यूटी, लोक कर्तव्य का करना, ये क्या होता है, तो क्या कहेंगे? लोक कर्तव्य का करना, इसे क्या कहेंगे? सोचिए जरा आपने इसे पढ़ा है। न्यूसेंस ना करना, ये तो उदाहरण है, इसे कहते क्या है? ये तो उदाहरण दिया अंकित तुमने, इसको कहेंगे क्या? परिभाषित कीजिए। अपकृत्य, यानी आपने लोक कर्तव्य को ना किया और उसके फलस्वरूप हानि हो गई, तो वो अपकृत्य हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी टॉर्ट हैं उनको रोकने के लिए ये सारे रूल अप्लाई हो सकते हैं। दूसरी बात, संविदा का पालन, संविदा का भंग ना हो, पालन करना बाध्यता है, ये अप्लाई हो जाएगा। न्यास भंग अप्लाई हो जाएगा, इत्यादि। प्रशांत पांडे कह रहे हैं परमादेश। अरे भैया, परमादेश संवैधानिक उपचार है, और यहां पर हम साधारण लेजिस्लेटिव लॉ की बात कर रहे हैं, तो उससे कनेक्ट नहीं होगा, वो दूसरे फुट पे काम करता है। यहां पे सामान्य विधि की बात आपको बताना है। मैंने बता दिया आपको, न्यास भंग है, अपकृत्य है, पब्लिक ड्यूटी का ब्रीच न करना, यह संविदा है। जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि क्या किसी भी विधि में, चाहे आप संविदा कह रहे हैं, देखिए, चाहे आप संविदा कह रहे हैं, चाहे आप टॉर्ट कह रहे हैं, चाहे आप न्यास भंग कह रहे हैं, क्या उस भंग को रोकने के लिए कोई लॉ वहां है? अगर आप देखेंगे तो नहीं है। संविदा में संविदा पालन की बाध्यता है, बाध्यता का भंग किया आपने, आप प्रतिकर दीजिए। अपकृत्य, पब्लिक ड्यूटी का ब्रीच कर दिया आपने, आप जो हानि होती है उसको कंपनसेट कीजिए। न्यास भंग कर दिया, न्यासी ने प्रतिकर देगा। धारा 23, रेडविथ धारा 68 हितग्राही न्यास अधिनियम। लेकिन ये लोग बाध्यता का भंग कर ही ना पावें, यानी कि ये लोग अपकृत्य कर ही ना पावें,
या ये लोग संविदा भंग कर ही ना पावें, इसके लिए हम इसको रोक दें, ये लॉ नहीं है। और इसका मतलब जो अंतिम उपचार था उसके बारे में भी हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये किसी और विधि में नहीं है। और इसका मतलब है, इट मीन्स दैट हमने ये प्रूफ कर दिया किसी अन्य विधि में उपचार का ना होना इसीलिए इसे विनिर्दिष्ट कहा गया है, स्पेसिफिक, कि मुझे वही चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब 20 चीज है, उसी में से एक चीज। और देख लीजिए, अगर किसी संविदा से संबंधित सारा नियम वहां है लेकिन विशिष्ट पालन यहां है, संविदा से संबंधित सारा नियम वहां है लेकिन इंजंक्शन यहां है, अपकृत से संबंधित सारा नियम वहां है लेकिन उसको निवारण करने की विधि, उसको रोकने की विधि, उसको ना कर पावे ये विधि यहां है। तो इसका मतलब क्या है कि अन्य विधि में उपचार पर्याप्त नहीं था। यानी कि अन्य विधि में जो रेमेडी दी जाती थी वो पूरी नहीं थी, इसीलिए इस विधि में अनुतोष यूज किया गया कि ये वास्तविक उपचार प्रदान करती है। अब देखिए, इसको एक उदाहरण से समझिए। कलर चेंज कर देता हूं मैं, आई चेंज द कलर सो दैट यू स्पेसिफाई द थिंग्स। एक्स ने वाई से संविदा किया, 10 रुपए में 10 पेन देंगे, और हमने उदाहरण पहले लिया था। और उसके बाद एक्स ने संविदा का भंग कर दिया। भंग करने के फलस्वरूप 120 रुपए में वाई ने पेन खरीदा, तो जो हानि हुई वाई की वो हुई 20 रुपए, 20 रुपए। इस परिस्थिति में देख लीजिए, प्रतिकर कंपनसेशन वाई प्राप्त कर सकता है अंडर सेक्शन 73। यानी वाई पेन नहीं प्राप्त कर सकता, पेन के बदले में क्या प्राप्त करेगा? नुकसानी। तो जब ये नुकसानी प्राप्त करेगा तो देखिए, पेन के बदले में नुकसानी इसीलिए इसको द्वितीयक उपचार कहा जाता है, सेकेंडरी रेमेडी कहा जाता है। जबकि एसआरए में देख लीजिए, संविदा का भंग अगर हुआ तो आपको पालन करना होगा विशिष्ट रूप से, सेक्शन 10 कहता है। इसीलिए इसे प्राइमरी रेमेडी कहा जाता है, प्राथमिक उपचार कहा जाता है। और यही कारण है कि ये एकलौती विधि है। ऐसे तो हर विधि अनुतोष प्रदान करती है, लेकिन ये एसआरए एकलौती विधि है जिसके नाम में ही रेमेडी है, रिलीफ है। उसका कारण है कि ये प्राइमरी रेमेडी प्रदान करती है।
आपका मकान आप रह रहे हैं, कब्जा कर लिया किसी ने जबरदस्ती, या आप चले गए दिल्ली घूमने या कहीं घूमने गए, हिल स्टेशन पे लौट के आए, किसी ने कब्जा कर लिया। अब वो व्यक्ति आपके मकान का, वो मान लीजिए 5 लाख रुपए कीमत है, वो कह रहा आप 50 लाख रुपए हमसे ले लीजिए, 10 गुना कीमत ले लीजिए। लेकिन आप कह रहे नहीं, हमको मकान ही चाहिए, वही मकान चाहिए, हमारा मकान है, हम सेंटीमेंट है, हम बड़ी मेहनत से बनाए हैं, रह रहे हैं 20 साल से। बाकी हर विधि आपको सेकेंडरी रेमेडी देगी, कंपनसेशन ले लो, नुकसानी ले लो, लेकिन एसआरए आपको प्राइमरी रेमेडी देती है, प्राथमिक उपचार देता है, आपको जो चाहिए वही देता है। द स्पेसी, स्पेसिफिक का मतलब द स्पेसी, वह विशिष्ट वस्तु। और यही कारण है कि ये जो पूरी विधि है उसको विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम कहते हैं। अब देख लीजिए, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में देखिए, अगर मैं कहूं तो एसआरए के उत्पत्ति के कारण क्या थे, देख लीजिए। उपचार ना होना, उपचार ही नहीं था, पर्याप्त ना होना, उपचार था लेकिन पर्याप्त ना होना, प्रक्रियात्मक बाधाएं भी थी बहुत, 10 बार कोर्ट जाना पड़ता था। इन सबको दूर कर दिया। और इसका कारण क्या है दूर करने का, देख लीजिए, साम्या, इक्विटी। इक्विटी की उत्पत्ति के कारण जो उसका सबसे प्रमुख योगदान रहा है विधि व्यवस्था में, वो विनिर्दिष्ट अनुतोष लॉ है। विनिर्दिष्ट अनुतोष लॉ का मतलब क्या है, इसका मतलब है, देखिए, ये व्यादेश, विशिष्ट पालन, परिशुद्धि, प्रत्युद्धरण इत्यादि। यही कारण है कि जो पूरा स्पेसिफिक रिलीफ है वो साम्या पर आधारित माना जाता है। और ये हम लोग देखेंगे, मैं आपको विशेषताएं लिखवाऊंगा तो बताऊंगा कि साम्या पर चूंकि आधारित होता है तो साम्या के सारे सिद्धांत अप्लाई हो जाते हैं। जैसे जो इक्विटी चाहता है उसे इक्विटी करना होगा, पहला। जो न्यायालय आता है उसे साफ हाथों से आना होगा, इत्यादि इत्यादि। जो न्याय चाहता है उसे न्याय करना होगा, इत्यादि इत्यादि। ये सारे नियम लागू हो जाते हैं, इसमें भी लागू होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और इत्यादि में जो अन्य है उसमें भी होगा। तो इसका मतलब हमको ये पता लगा कि आखिर जो विनिर्दिष्ट अनुतोष है उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, साम्या। साम्या उत्पत्ति क्यों हुई, प्रक्रियात्मक बाधा थी, उपचार पर्याप्त नहीं थे, या अगर उपचार थे ही नहीं और अगर थे तो पर्याप्त नहीं थे। जब इक्विटी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। इसी में आपने जुडिकेचर एक्ट वाला भी पढ़ा होगा। जुडिकेचर एक्ट पास किया गया 1870 के लगभग। न्याय तंत्र अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक प्रश्न जरूर आता है मुख्य परीक्षा में उत्तर प्रदेश में इक्विटी से और जुडिकेचर एक्ट से। ये ध्यान में रखना है। ये पूरा एसआरए का दर्शन है जो मैंने आपको बताया है कि एसआरए में जो सारी विधि है
उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, एसआरए में जो विधि है उसका आधार क्या है, साम्या। अगर उसका आधार साम्या है तो साम्या के जितने भी नियम आप जानते हैं वो सब एसआरए में जब दिए जाएंगे तो प्रदान किए जाएंगे। एसआरए में रिलीफ क्यों लिखा गया है, रिलीफ पर ही जोर क्यों है, इसलिए कि ये प्राइमरी रेमेडी देता है, प्राथमिक उपचार देता है, जबकि अन्य सारी विधियां सेकेंडरी रेमेडी देती हैं, यानी वो वास्तविक अनुतोष प्रदान नहीं करती हैं, वो सिर्फ आपके अधिकारों को समायोजित करती हैं। अगली बात, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में विनिर्दिष्ट क्या है? विनिर्दिष्ट का तात्पर्य है द स्पेसी, SPECIE, स्पेसी। स्पेसी का मतलब है वह विशिष्ट वस्तु जिसकी मुझे चाहत है, वह विशिष्ट संपत्ति जो मैं चाहता हूं, जो मेरा है वो मुझे दिलाया जाए। अगर आपको ध्यान हो, जूरिस्प्रूडेंस में एनालिटिकल स्कूल के जूरिस्ट बेंथम, जर्मी बेंथम का, तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उपयोगितावादी सिद्धांत, यूटिलिटेरियन थ्योरी, जिसके अनुसार विधि का कर्तव्य पेन को कम करना, टू मिनिमाइज द पेन एंड टू मैक्सिमाइज द प्लेजर, यानी कि जो व्यक्ति का कष्ट है, जो व्यक्ति की समस्याएं हैं, उनको कम से कम करना, और जो व्यक्ति का संतोष है, जो व्यक्ति का खुशी है, उसको सर्वोत्तम करना, ये भी उसका आधार है। तो जो एसआरए में जितने भी अनुतोष दिए गए हैं, उनका जो बेसिस है, उनका जो बेस है, वो इक्विटी है, और साथ ही साथ बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत है। इसी सिद्धांत और इक्विटी के आधार पर विनिर्दिष्ट अनुतोष के सारे अनुतोष बेस करते हैं। इतना आपको समझ में आना चाहिए। शिवम भदौरिया ने पूछा है, हालांकि विषयांतर हो सकता है उससे, लेकिन बता देता हूं मैं। हमेशा ये बात ध्यान रखना है शिवम और सारे विद्यार्थी, कि जब मैं आपसे कोई चीज डिस्कस करता हूं तो जितना मैं डिस्कस करता हूं बस उतना ही आप ध्यान रखिएगा। बाकी सारे टर्मिनोलॉजी, सारा लॉ, सारे सिद्धांत मैं बताऊंगा आपको समय आने पर। स्टेप बाय स्टेप मेरा तरीका है आपको उस विधि की बारीकियों से परिचित कराने का। लेकिन चलिए, चूंकि आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूं। ये पूछ रहे हैं सर, सेक्शन 38 में शाश्वत शब्द का मतलब नहीं समझ में आया। शाश्वत का तात्पर्य है हमेशा के लिए, यानी फॉर ऑलवेज। ये बात ध्यान रखना। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, सोचिए, पूरे लेक्चर में मैंने शाश्वत का कहीं जिक्र ही नहीं किया। I never mentioned
द टर्म परपीचुअल एट ऑल। मैंने अगर किया है तो निवारक अनुतोष का किया है, और एक बार मैंने व्यादेश का किया है, सिर्फ एक बार, वो भी तब जबकि 145 मयंक ने लिख दिया था कि 145 में इंजंक्शन है, तो मैंने कहा कि वो उदाहरण है। तो इसका मतलब क्या हो गया? व्हाट डज इट मीन? हाउ यू मैनेज द लेक्चर्स? आपको ये सोचना है, ये भी सोच लेना है, लेकिन ये तो सोचना ही नहीं है क्योंकि मैंने तो इसको बताया ही नहीं। आई नेवर मेंशन्ड इट, मैंने तो जिक्र ही नहीं किया। लेकिन फिर भी चलिए आप समझ जाइए, इसका मतलब होता है हमेशा के लिए। अब निवारक का मतलब होता है निवारण के लिए। मैंने बताया निवारण का मतलब है रोकने के लिए, बचाने के लिए। क्या रोक रहा है? बाध्यता का भंग रोक रहा है। बाध्यता क्या है? विधिक कर्तव्य, लीगल ड्यूटी। देख लीजिए, तो हमने क्या तय कर दिया कि विधिक कर्तव्य को भंग करने के लिए, रोकने के लिए जो रेमेडी दी जाती है उसे व्यादेश कहते हैं। देख लीजिए, लीगल ड्यूटी को भंग ना किया जाए, इसको रोकने के लिए जो अनुतोष है उसे निवारक अनुतोष कहते हैं। और निवारक अनुतोष दिया कैसे जाता है? व्यादेश के द्वारा, इंजंक्शन के द्वारा। ये सारा एक्सप्लेनेशन मैं आपको सेक्शन 36 से 42 तक में बता दूंगा। हालांकि ये तो आपको सिर्फ 36 से 38 तक में ही मिल जाएगा, मैं समझा दूंगा, उसके लिए आप चिंता न कीजिए। अब ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूं। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मैंने आपको बताया है, स्पेसिफिक का मतलब, रिलीफ का मतलब, साम्या कैसे आधार है, यूटिलिटी कैसे आधार है। और मैंने ट्राई किया है कि मैं जितने भी अनुतोष हैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं। तो जो मैंने आपको बताया है उसको आपको ध्यान में रखना है, उसको एक बार आपको रिवाइज कर लेना है। कल मैं ट्राई करूंगा, अभी बेयरेट इस पे अपलोड कर लेते हैं, कल बेयरेट आपको मिलेगा, शायद परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, पूरी उम्मीद है। दूसरी बात, मुझसे पूछा गया कि 2006 का बेयरेट तो पुराना है, जब भी मौका मिले नया ले लेना है। 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी अगर आपके पास पुराना ही है तो आप उसी को यूज कीजिएगा, जहां पर सुधार होगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है। होमवर्क 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है सुबह, कल आप मुझे याद दिला दीजिएगा डिस्कशन के पहले, तो मैं डिस्कस कर दूंगा। दूसरी बात, SRA को एक बार जिस तरह से मैंने आज समझाया है रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आप समाप्त करता हूं। आप अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। कोई दिक्कत हो तो फोन पे हैं हम लोग, बात कर लीजिएगा। ठीक है, गुड लक।